मनीष। मतलब सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम शांति का पुरस्कार, हम नोबल शांति पुरस्कार चाहिए, दूसरी तरफ आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसमें नोबल शांति नहीं बल्कि अशांति पुरस्कार आपको मिल सकता है, जो जो ट्रंप साहब ने पिछले एक साल में जो किया है। सर, ये आपको लगता है कि 500% का टैरिफ जैसे आपने बताया, तो एक तो ये कहीं से लाजमी नहीं है, दूसरा सर आखिर अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है? मतलब एक तरफ वेनेजुएला जैसे छोटे कंट्री को आप कब्जे में लेना चाह रहे हो, अपनी मोनोपोली वहाँ बढ़ाना चाह रहे हो, दूसरे जो विकासशील देश हैं, जो मतलब उभरते हुए देश हैं, उनकी तरफ आप ध्यान ना देके उनसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में अमेरिका पे देखिए, ऑलरेडी अमेरिका की इकॉनमी कोई बहुत अच्छी नहीं है, अमेरिका की इकॉनमी की भी हालत बिल्कुल खराब है, लेकिन ऐसे में ट्रंप साहब का ये फैसला कहीं अमेरिका पे तो भारी नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल अमेरिका में भारी पड़ेगा। मैं तो स्वयं इस बात को कह रहा हूं कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव है, जी रेसिपी फॉर डिजास्टर जिसको कहते हैं। अमेरिका की जी इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, निवेश आ नहीं रहा है, नौकरियां जी मिल नहीं रही, इन्फ्लेशन हाई है, बताया नीचे जा रहा है। जी जीडीपी 1.8% बताई जा रही है, जबकि जीडीपी मेरे अनुमान के हिसाब से अमेरिका में 0 से भी नीचे है। जी अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जो वहां की स्टॉक मार्केट है, 3 मेन इंडाइसेस है, एसएनपी, डाउ और नैस्डैक। तीनों में मुझे लगता है वॉल स्ट्रीट में एक लॉबी काम कर रही है जो वहां पर पैसा देके उसको नई नई ऊंचाइयां छू रही है। जब तो अमेरिका के लिए ये बिल्कुल डिजास्टर्स होगा इस प्रकार का कोई भी मूव करना। और ट्रंप साहब ये भूल गए कि अगर वो अपनी इकोनॉमी को अलग थलग कर देते हैं, और ये जो 18वीं 19वीं सदी में कॉलोनियलिज्म होता था, क्योंकि उन्होंने मेक्सिको को, कंबोडिया को, कोलंबिया को और क्यूबा को और ग्रीनलैंड की अभी बात चल रही है, ग्रीनलैंड करके वो नेटो को तोड़ रहे हैं, क्योंकि नेटो के 7 नेशंस डेनमार्क के साथ खड़े हो गए हैं कि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, आप ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, आप वहां पर कब्जा नहीं कर सकते। ट्रंप साहब मुझे नहीं पता किस राह पे जा रहे हैं, वापस जो 19वीं सदी में कॉलोनियलिज्म होता था, जब स्पेनिश और इंग्लिश और फ्रेंच दूसरे देशों पे जाके अपना कब्जा किया करते थे, ऐसा लगता है कि वो एरा वापस आ रही है। ये जी बहुत ही चिंता की बात है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि ये विश्व को एक बहुत ही अनिश्चितता के माहौल में ले जाएगा। दुनिया भर का बिजनेस, दुनिया भर की शेयर मार्केट्स, दुनिया भर का निवेश और दुनिया जी भर का माइग्रेशन इससे प्रभावित हो जाएगा। पर एक अच्छी बात जरूर होगी, जैसा मैंने कहा उसको मैं दोहराना चाहूंगा, जी कि दुनिया भर के देश आपको एकजुट यहां से होते दिखेंगे, क्योंकि जी अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रकार का रवैया रखेंगे तो बाकी सब देश जो कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे वो आपको एक साथ आते दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका इस बात को भूल गया कि अगर आज वो महाशक्ति है, वैसे तो जी महाशक्ति आर्थिक तौर पे है नहीं, $38 ट्रिलियन का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर लोन है, जी वैसे तो महाशक्ति है नहीं, पर अगर वो महाशक्ति अपने आप को मानता है तो इसलिए है। जी सामान उसके ब्रांड्स, पिज्जा ले लीजिए, मैकडोनल्ड्स ले लीजिए, मेटा ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, निविडिया ले लीजिए, जितने भी अमेजॉन ले लीजिए, जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर ये मौका ना मिलता तो आप एक वैश्विक अर्थव्यवस्था, आप $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते थे। मुझे लगता है ट्रंप साहब इस बात को बिल्कुल भूल गए हैं, इस बात को नकार रहे हैं, और वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। और ये एक बार को विश्व में जरूर एक कहते हैं कंपन ले आएगा आर्थिक जगत में, क्योंकि इस तरीके से जब एक बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को अलग करती है, इस प्रकार के टैरिफ लगाती है, 66 ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाती है, तो इस प्रकार का रवैया जो है दुनिया में एक बार तो जरूर हलचल लाएगा। पर उसके जी बाद मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी का विश्व एकजुट हो जाएगा, और भारत पे, चीन पर इसका कोई असर नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जरूर एक रिएक्शन आ सकता है। मनीष जी जी सर, दूसरा सवाल मेरा कि सर, वेनेजुएला पे जो तेल की तो बात चली रही है कि तेल पर उनकी नज़र है, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि तेल के साथ साथ अमेरिका की, जो खास करके ट्रंप साहब की, सोने के खानों पर भी उनकी नज़र है, और वो चाह रहे हैं कि तेल के बाद अब गोल्ड में भी गेम खेला जाए और वेनेजुएला को कैसी तरह से मोनोपोल करके मतलब अपने कब्जे में किया जाए। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वेनेजुएला में जो गोल्ड की कीमतें हैं वो भी काफ़ी कम है? जी हाँ, बिल्कुल। वेनेजुएला में सोने और चांदी दोनों के रिजर्व्स हैं, और जी इसी के साथ में ये भी जोड़ दूं मनीष, यहाँ ग्रीनलैंड में रेयर जी अर्थ मिनरल्स हैं, इसलिए उनके ग्रीनलैंड पर नजर है। ग्रीनलैंड में तो बर्फ है, आप जी क्या समझते हैं कि वो जाके बर्फ में स्कीम करना चाहते हैं? नहीं, उनको उनकी नजर रेयर अर्थ मिनरल्स पे है, जिनकी आज के युग में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। उनको पता है कि रेयर अर्थ मिनरल जिसके पास है वो शहंशाह है, जिसके पास जी सोना चांदी है वो शहंशाह है। तो ये इस प्रकार की दूसरे देश पर इस मंशा से नजर रखना, मैं समझता हूं आजकल के युग में बिल्कुल गलत है। ये एक बहुत पुरानी मानसिकता है, जी कॉलोनियल मानसिकता है। ये 18वीं 19वीं शताब्दी में देखी जाती थी, जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता था, वहां कब्जा कर लेता था। जैसे ब्रिटिशर्स यहां पर आए, पहले जी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, भारत सोने की चिड़िया था, भारत को लूट लिया। तो ये जी लूटने के इंटेंशन से
किसी देश पर नजर रखना, ये बहुत ही गलत मानसिकता है और ये विश्व में अशांति पैदा करेगी, विश्व में आर्थिक अनिश्चितता पैदा करेगी और सोने चांदी जैसे आपके जो जो प्रेशस मेटल्स हैं उसमें और तेजी दिखाई देने को मिलेगी। मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना अच्छा है, वरना हम एक वैश्विक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं अगर ये सब चीजें धरातल पर आ जाती हैं। मनीष जी सर, क्योंकि लगातार ये वॉर का सिलसिला चल रहा है और उसमें ट्रम्प साहब की एक बड़ी भूमिका नजर आती है, क्योंकि वो बार बार कहते तो हैं कि चाहे वो भारत पाक हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की कंट्री हो, मैंने सब कुछ शांत कराया, लेकिन शांत कराते हुए फिर एक नया चीज़ आ जाती है मार्केट में कि अब इस कंट्री में नहीं, अब इस कंट्री में। तो इसका आखिर अंत कहाँ निकलेगा? जैसा सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि ट्रम्प साहब खुद दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे। तो क्या आप मानते हैं कि अमेरिका, जो कि जिनकी मोनोपोली पूरी दुनिया में है, हालांकि आर्थिक रूप से जैसा आपने बताया भी कि अब कमजोर हो चुके हैं, लेकिन ऐसे करने में तो फिर चीन हो, चाहे इंडिया हो, रसिया हो, सारे जो मेजर कंट्रीज हैं वो एकजुट हो गए, तो फिर अमेरिका का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो एक बड़ी साधारण भाषा में, सड़क की भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं पंगा। जिस तरीके से वो पंगा ले रहे हैं, अभी उन्होंने कल रात को एक रशियन वेसल को कब्जा कर लिया उस पे, जो कि वेनेजुएला जा रहा था, नाम बदल के जा रहा था। तो रशिया जो है इस समय ऐसी ऐसी देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मुझे लग रहा है कि ये विश्व को एक विश्व युद्ध 3 यहां से शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया और नेटो, यूरोप के नेशन भड़क गए या रशिया इस बात से भड़क गया तो कुछ भी हो सकता है। तो ट्रम्प साहब को, मुझे नहीं पता ट्रम्प साहब को सलाह देने वाले कौन लोग हैं, ऐसे वो सलाह ऐसा पता लगा है मुझे मानते नहीं किसी की, उनको सिर्फ यस मैन अपने आसपास चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी तारीफ करें, उनकी चापलूसी करें। ऐसा मुझे पता लगा है कि उनको इस प्रकार के लोग चाहिए जो उनको सलाह दे, खासकर विरोधी सलाह दे। वो ऐसे लोग उनको नहीं पसंद है, जो उनके मन में आता है वो करते हैं, जो दादागिरी उन्होंने दिखानी होती है वो करते हैं। बुलिंग कहते हैं इसको स्कूल की भाषा में, बुलिंग। तो ये बुलिंग टैक्टिक आज की परिस्थिति में दुनिया में नहीं चल सकती। हर देश की संप्रभुता अपनी अपनी मान्य है, हर देश की सॉवरेनिटी, हर देश की मान्यता अपनी अपनी जगह है, हर देश की अपनी अपनी विशेषता है, हर देश की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, स्टैंडिंग है। ऐसे में अमेरिका धौंस जमा के आप दूसरे देश के ऊपर कुछ भी कर लेंगे, ये अब पॉसिबल नहीं है। ये ट्रम्प साहब अगर ऐसा करते हैं, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं या वो मेक्सिको, क्यूबा जैसे देशों पर नजर रखते हैं, वेनेजुएला में और कुछ आगे बढ़ के कदम उठाते हैं, तो ये अंग्रेजी में शब्द होता है डिजास्ट्रस। दिस वुड बी डिजास्ट्रस फॉर द वर्ल्ड इफ ही ट्राइज टू डू एनीथिंग। जी, मेरा अगला सवाल सर यही था जो आपने बताया कि ये डिजास्टर से कम नहीं है, लेकिन सर आप मानते नहीं कि वेनेजुएला का जो अपना ये जो हालत आज हुई है, इसके जो पॉलिसीज, उनकी जिम्मेदारी खुद है? क्योंकि आप देखिए, आपके पास सबसे बड़ा तेल का भंडार है, सोने का भंडार है, लेकिन खनन सही तरीके से नहीं हुआ, जो तेल की रिफाइनरीज हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया, जिसका हर्जाना आज भुगतना पड़ रहा है। तो सर ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अब वेनेजुएला के पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, मैं मानता हूं इस बात को कि 20% उनके पास भंडार है, परंतु 1%, मात्र 1% दुनिया की सप्लाई ऑयल की उनके पास है। पर अगर मेरी देश की नीतियां आर्थिक तौर पे खराब रही, मैंने सोने का खनन नहीं किया, मैंने सही वक्त पर ऑयल की सप्लाईज को नहीं बढ़ाया, तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि कोई दूसरा देश आके मेरे ऊपर आक्रमण करके मेरे लीडर को उठा के ले जाएगा। ये तो इसका कोई हल भी नहीं है। आपके देश में अगर नीतियां हैं तो आपके आंतरिक देश की प्रॉब्लम है, उस देश की ये नहीं। दूसरी सरकार आएगी, ऑपोजिशन से कोई ना कोई आ जाएगा, उस देश का उद्धार कर देगा। हमने श्रीलंका में होते देखा, हमने नेपाल में होते देखा, जब भी जिम्बाब्वे में हमने होते देखा, जब भी किसी सरकार कोई फेल हो जाती है, सरकार वहां की आर्थिक नीतियां फेल हो जाती हैं, तो वहां पर अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां का विपक्ष आके और उसको रेस्क्यू करता है। वहां पर दूसरी सरकार आती है, दूसरी सरकार, श्रीलंका में आपने देखा कितनी बुरी हालत थी, आज श्रीलंका सामान्यता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो कोई नहीं कि कोई दूसरा देश आके वहां आक्रमण कर दे और कोई दूसरा देश आके कब्जा कर ले, क्योंकि जी आप अपने देश को नहीं चला पा रहे तो अब आप हमें हमारे हवाले कर दीजिए। ये कोई इसका हल नहीं है। मुझे लगता है देश की सॉवरेनिटी बरकरार रहनी चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक परिस्थिति, जब तक वो देश स्वयं किसी दूसरे देश को ना बोले कि आप हमें बचाइए, हम अब यहां से इररिवर्सिबल पोजीशन में पहुंच गए हैं कि हमारा यहां से उद्धार नहीं हो सकता, हम यहां से बच नहीं सकते, हम आर्थिक तौर पर अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तब तो आप आइए, पर बिना बुलाए मेहमान की तरह आप आके दूसरे देश पर कब्जा करेंगे, मुझे लग रहा है ये कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।